जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपसे टॉपिक 7.7 की कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यानी कोरोजन जो है वो क्या होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो कोरोजन जो है एक स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल है बाय द सराउंडिंग मीडियम। यानी आप कह लो कि जो कोरोजन होती है ये एक कंटिन्यूटी से होने वाला प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस। जैसे आपके दरवाजे वगैरह को जो जंग लगती है, आपको पता है कि ये स्लोली होता है प्रोसेस। ये नहीं होता कि सुबह आपने दरवाज़ा लगाया है और शाम को उसको जंग लग गया, तो इट इज़ वेरी वेरी नॉनसेंस। टाइम लगता है। सो इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। और ये जो कोरोजन होती है स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं अगर कोरोजन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू आयरन या कोई डिफरेंट और कोरोजन्स की बात होगी अभी टॉपिक में आगे जाके, तो इसको हम जो है नाम देते हैं रिडॉक्स केमिकल प्रोसेस का, यानी रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। यानी आप कह लो कि ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और ये होता कब है कोरोजन का अमल? जब आपको हवा, यानी हवा में आपको पता है ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अ लॉट ऑफ गैसेस। और मॉइस्चर मीन्स वाटर, यानी हवा और मॉइस्चर अगर हो तो कोरोजन होती है। सो विद मेटल्स और स्पेशली मेटल्स की ही कोरोजन होती है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन जो है, हम फिलहाल बहुत सी एग्जांपल्स है कोरोजन की जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी आयरन को स्टूडेंट्स हम जो है Fe से जाहिर करते हैं। इसका लातीनी नाम जो है ये फेरम है। तो लिहाजा आप कह लो कि फेरम से लफ्ज़ लिया गया है, Fe सिंबल लिया गया है और इसको हम आयरन बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आप कह लो कि जो कोरोजन है एक जर्नल टर्म है। जो कोरोजन ऑफ आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी रस्टिंग की हम बात करें, एक जर्नल लफ्ज़ है कोरोजन ऑफ आयरन। द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ रस्टिंग इज़ मॉइस्चर। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, ठीक है, पानी भी होना चाहिए, हवा भी होनी चाहिए ना। एयर हैविंग वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का फार्मूला आपको पता होगा, H2O। गैस की फॉर्म में अगर पानी हो तो उसे वाटर वेपर्स कहते हैं। सो देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स। मतलब अब खाली कहो कि यार के पानी में ही रस्टिंग हो जाए और हवा ना दें, तो फिर ऐसा नहीं होता, रस्टिंग नहीं होगी। फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर, यानी आप खाली हवा में रख दो और पानी ना दो। मतलब कील जो मोची लगाता है, आप उसको ट्राई कर लो, आप उनको सूखी जगह पे रखो और उधर हवा हो और पानी ना हो, तो देखिएगा वो कीलों को जंग नहीं लगेगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स में बेशक उनको रख दो, यानी हवा में आप ना रखो, पानी में आप उसके ढक्कन बंद कर दो, ऊपर से डाल के ना कील, उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दो, तो सीन ये होगा कि फिर भी रस्टिंग नहीं होगी। आप ये 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक ट्राई करके देखो और फिर मुझे कमेंट्स करके बताओ और कोई वीडियो बनाओ, उसकी लिंक सेंड करो मुझे इस कमेंट में, तो मैं ये देखूंगा कि आपने क्या किया और फिर मैं इसको अपनी इस चैनल पे पब्लिश भी करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है अगर मैंने इसको देख लिया। तो ये है कि आपके इस एक्साइटिंग से एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे कि वाकई में कि जो कंडीशंस बता रहे हैं कोरोजन की होती भी हैं कि नहीं होती। बहरहाल ये फ़िलहाल होती हैं तो इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं रस्टिंग प्रोसेस की। तो स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ टू अकर। यानी आप क्या देखते हो कि जब कोई मतलब गाड़ी है या कोई शिप है, वहाँ पे जंग लगा हो थोड़ा बहुत या डेंट पड़ गया, डेंट से मुराद है कोई अंदर चीज़ दब गई हो थोड़ी बहुत, सो डेंट्स हो गए हों, तो फिर जो है कह लो कि रस्टिंग होना जो है वो शुरू हो जाती है। सो दिस रीजन इज़ कॉल्ड द एनोडिक रीजन। ये एक बात काबिल गौर है कि उस जगह को जहाँ पर डेंट पड़ गया या जहाँ पर स्टेन्स वगैरह हैं, उसको आप एनोडिक रीजन यानी एनोड से मुखातिब किया जा रहा है इस लफ्ज़ को, यानी एनोडिक रीजन जो है वो कहा जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि वहाँ पर डेंट वाली जगह पर क्या होगा कि वहाँ का जो आयरन है, मतलब डेंट पे जो मौजूद या स्टेन पे मौजूद जो आयरन है, वो क्या कर रहा है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये आप डायग्राम को देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे डेंट डल गया है और यहाँ पर देखो आयरन जो है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। यहाँ पर कुछ आपको पानी की लेयर भी नज़र आ रही है और ये वो जगह है जहाँ पर रस्ट वगैरह कुछ जंग जमा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो आयरन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी जगह, ये जगह मेटल है, यानी ये धात है, मेटल। अब आपको वैसे भी पता है कि जो आयरन का रॉड होता है या आयरन की शीट होती है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आयरन को +2 चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो निकल रहे हैं, दे आर बी मूविंग अवे और दूर जा रहे हैं। तो ये जो जगह जहाँ डेंट पड़ा हुआ है इसको आपने नाम दे दिया एनोडिक रीजन, और बाकी जो जगह जो है दैट इज विल बी, मतलब आगे जाके थोड़ा सा आप उसको बोलोगे कैथोडिक रीजन। अब कैथोडिक रीजन की बोलोगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये रिवील कर देता हूँ, पर इस जगह को अभी आप बोल रहे हो एनोडिक रीजन। तो स्टूडेंट सीन ये हो रहा है कि आप मतलब एक आयरन नहीं ले रहे हो, 2 मोल्स आयरन ले रहे हो, और फिर क्या हो रहा है कि 2 मोल आयरन के आयंस बन रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यानी अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई जहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा था वहाँ पर 4 आप समझ लो। सो अब आगे क्या होगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनेगा, आगे कैथोडिक रीजन में जाएंगे वहाँ पर क्या होगा। सो आगे इस कहानी को भी स्टडी करते हैं। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैमेज द ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली अब ये जो हमारे पास जगह है ये सारी डैमेज हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी जा चुके हैं। पता क्या हो रहा है, ये आयरन यहाँ से निकलता जा रहा है, भुरता जा रहा है, जैसे रस में से कुछ पार्टिकल्स गिर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही आयरन में से आयरन के एटम्स गिर रहे होते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी शीट। आपकी जो शीट महंगी सी ली आपने 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20-25 हज़ार लाख रुपए का जो दरवाज़ा लिया, वो आपको पता है कि वो भुर रहा है, वो गिर रहा है, उसके पार्टिकल्स वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज वो एनोडिक रीजन बन चुका है। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द आयरन शीट, और डेफिनेटली भी जो मैं आपको बता रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अनटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन, और वह उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार में, हवा मैंने आपको कहा कि ज़रूरी चीज़ है, पानी का होना और हवा का होना ज़रूरी है, और ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आ गए, तो इस जगह को हमने कैथोड का नाम दे दिया। So region where the oxygen concentration is near, so relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by the water layer as shown figure, जैसे कि आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हवा है और कुछ पानी है ऊपर, और ये जो है ये हाइड्रोजन आयंस हैं। अब याद रखो कि पानी जब होता है ना तो हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, और इस बात को अपने दिमाग में रखना। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता चलूँ जो आपका शायद टीचर आपको नहीं बता पाया होगा, वो ये है, मे भी बता भी दिया हो, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहाँ पर हवा में आपको पता है 0.034% होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जब पानी में आती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, और H2CO3 भी पानी के अंदर जो है वो आयंस की शक्ल में रहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यू कैन से कि कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे, तो अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बूस्ट करता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। स्पेशली शहरों में आप देखोगे दरवाज़ों को जल्दी रस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू द एरिया जहाँ देहात वगैरह हैं या खुले फ़िज़ाई मैदान है, तो वहाँ पर आपको देखोगे ज़्यादा रस्ट इतना नहीं लग पाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू वहाँ पर थोड़ी कम होती है, लेकिन शहरों में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रस्टिंग का खदशा होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। बहरहाल ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो आप ये बात कर सकते हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर कैथोडिक रीजन क्रिएट होगा। सो दिस रीजन एक्ट एज अ कैथोड एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से दैट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आए और इन्होंने आकर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। यू नो व्हाट, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब डेफिनेटली जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस भी होने चाहिए। सो देखो ये ऑक्सीजन है, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, और वो जो हाइड्रोजन आयंस थे वो क्या बन चुके हुए हैं, वो वाटर की शक्ल इख्तियार कर गए, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो हज़म हो गए हैं। यहाँ पर सीन ये हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने ऑक्सीजन ने लिया उनको, वो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रेडिकल बने। ये देखो ऑक्सीजन में अब 2 ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो ये ऑक्सीजन 2 -2 बन गए, और यहाँ से ये भी ना रिडक्शन हो रही है, और ये भी जो है इलेक्ट्रॉन 2 मोल। अब ये क्या सीन हो रहा है कि ये, बल्कि मोल तो हमारे पास एक ही होगा ना। सो ऑक्सीजन O2 -1 और ऑक्सीजन -2। अब ये दोनों जो -2 हैं इन दोनों ने यू नो 4 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन ने 2 को ऑक्यूपाई किया, वाटर बना लिया, एक ऑक्सीजन ने 2 को ऑक्यूपाई किया, तो टोटल 4 को ऑक्यूपाई किया एक पूरे मॉलिक्यूल ने, और इस तरह से क्या हुआ, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिडक्शन, यानी कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ये आपने बात याद रखनी है कि ये देखो, बल्कि ये उन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली रिडक्शन हो रही है। आपको ये भी सवाल आ सकता है कि गिव द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ रस्टिंग, तो रिडक्शन रिएक्शन में आप ये बात लिखोगे। तो आई होप आपको ये बात समझा पाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं यू नो प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड, मैंने अभी जो बात की आपसे, विच इज़ फॉर्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और कार्बन यू नो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में थी, वो पानी में मिक्स हुई और फिर उसने क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया। ये मैं फार्मूला आपको बता रहा था, H2
CO3, ये है कार्बोनिक एसिड का फार्मूला। सो ये कार्बोनिक एसिड जब पानी में आ जाता है, इतना आप याद रखो, CO3 जब पानी में आ जाता है, H2O में आ जाता है, तो फिर आप कह लो कि ये H+ और 2H+ और कार्बोनेट आयंस बना देता है। सो दैट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर, पानी की एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। देखो अब समटाइम्स इफ यू आस्क, एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन के भी बताओ कि जो रस्टिंग वाला पानी होता है उसमें एसिडिटी कौन बढ़ाता है, तो आपने कहना है कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती है। सो दैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। और ये भी याद रखना कि एसिडिक मीडियम जो है वो रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है। सो आई होप ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए एक तारीखी वीडियो बन गई होगी, क्योंकि शायद आपको कोई बात समझ में आ रही हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल इस वीडियो को आप 2 से 3 दफ़ा देखो, पक्की बात है इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी और सारा आप कर पाओगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बात हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट कि द ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। और फिर अब रिडॉक्स प्रोसेस ने कम्प्लीट होना है ना, हमने रिडक्शन की तो बात कर ली, अब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इट्स कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अभी रस्ट नहीं बना है लेकिन रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। कैसे, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आयरन था, उसने आयरन आयंस बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। जब 2 लोगे आप, ये ऊपर बता रहे थे, तो 2 आयरन के आयंस बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एट द वेरी बिगिनिंग मैंने आपसे ये बात की। तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन, लुक एट दैट, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन अब ये रिडक्शन भी हो गई, ये भी हो गया, और रिडॉक्स प्रोसेस तो हो चुका हुआ है। तो वेयर इज रस्ट, रस्ट किधर है? ओके मैं आपको समझाता हूँ। अब सीन क्या है, ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम देखें तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, आयंस की मौजूदगी में आयरन के आयंस बने, मतलब ओवरऑल प्रोसेस तो यही हुआ और साथ वाटर बन गया। हमने क्या देखा अभी कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स को, हमने देखा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, और हमने वाटर बनाया था। पर आयरन ऊपर ऑक्सीडाइज हो रहा, ओवरऑल रिएक्शन देख लिया हमने। अब ये सीन हुआ सारा। अब ये जो आयंस है ना आयरन के, इनके साथ अब हमने अब बात करनी है आपको, ठीक है? इसको हमने समझाना है। इस वीडियो को आप 2 दफ़ा देखोगे तो इंशाल्लाह आपको पक्का हो जाएगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है इस टॉपिक में। अब रस्टिंग का सवाल अमूमन बोर्ड में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, तो आप ही ये सब बातें लिख सकते हो। और उसके बाद अगर पूछ लें आपसे कि भाई मतलब अंदर से पूछ सकते हैं कि रस्ट का क्या फार्मूला होता है, और उसका रस्ट का ऑक्सीडेटिव रिएक्शन लिखो और इसका रस्ट का रिडक्टिव रिएक्शन लिखो, तो फिर ये दोनों मैंने बातें आपको समझा दी। फिर कौन सा प्रोसेस जो है वो रस्टिंग को एक्सेलरेट करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं आपसे कि आखिर ये आयरन के आयंस का क्या बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो आयरन के आयंस है फॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट दी सराउंडिंग वाटर, और ये आयरन के आयंस इधर उधर फैलना शुरू हो जाएंगे पानी की लेयर में। सो क्या हो रहा होगा नेक्स्ट, एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सॉल्ट दैट इज़ Fe2O3NH2O। मतलब ये आयरन के आयन जो हैं ये हवा की मौजूदगी में, याद रखना ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट कर पाएंगे पानी के साथ। ये बाकी एडिशनल चीज़ें आप याद रखो, ये बड़ी क्लासों में आपको इक्वेशन समझाई जाएगी। बहरहाल उन्होंने रस्ट की इक्वेशन बना ज़रूर दी है आपके लिए। सो अब आयरन के आयंस प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन प्लस वाटर, वाटर में अब ये n की वैल्यू जो लगा रहे हैं 2 + NH2O लगा रहे हैं, तो सीन ये होगा कि मतलब याद रखो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, यानी Fe2O3.NH2O, यानी n का मतलब है कि कितने भी पानी के मॉलिक्यूल हों कोई मसला नहीं है। ये क्रिस्टल है स्टूडेंट्स, याद रखना इस क्रिस्टल में ये वाटर है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टल, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमेशा आप फर्स्ट का फार्मूला ये याद रखोगे जो भी मैंने आपको आज बता दिया, Fe2O3.NH2O। सो ये है स्टूडेंट्स रस्ट का फार्मूला। ये बोर्ड में आपको 2 नंबर देगा अगर ये पूछ लेते हैं राइट डाउन द फार्मूला ऑफ रस्ट, और कम से कम 1 नंबर तो MCQs में मस्ट देगा कि भाई पहचानो कौन सा रस्ट का फार्मूला है। तो Fe2O3.NH2O जो है रस्ट का फार्मूला है। और स्टूडेंट्स याद रखो कि कुछ जो है हाइड्रोजन आयंस आप प्रोड्यूस होंगे, 4 हाइड्रोजन आयंस भी, मतलब जब ये ऑक्सीडाइज होगा आयरन तो कुछ आपको प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएंगे हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस के बारे में भी आपने याद रखना है। सो दैट इज़ द बेसिक इक्वेशन, जो कि ताल्लुक नहीं है इसका रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, बट ये भी होता है। और आप ये देख सकते हो कि कैसे आयरन आ रहे हैं, हवा आ रही है, पानी है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ये देखो एक ढेर सा बना रहे हैं। इसको जंग कहते हो। आप हाथ भी लगाओ तो जंग आपके हाथ को लग जाता है, तो वो यही होता है इसका फार्मूला, इस केमिकल का फार्मूला यही होता है, Fe2O3.NH2O। स्टूडेंट्स उसके बाद में अगर आपसे थोड़ी सी बात और करूँ उस टॉपिक की, हम क्लोजिंग की तरफ चले जाएं, तो द रस्ट लेयर ऑफ द आयरन इज पोरस। मतलब ये क्या करती है कि मतलब यहाँ पे
सुराख कर दिए, फिर नीचे जाके और सुराख कर देगी, मतलब पूरी की पूरी शीट को खाने की सलाहियत है रस्ट की। सो डज नॉट प्रिवेंट द फर्दर क्रोजन। अब ये सीन होता है कि पोरस हो जाने की वजह से ये होता है कि मतलब ऊपर से चलो रस्ट लग गया तो ओके, अंदर से तो शीट बच जाए ना, लेकिन पोरस यानी सुराखदार होने की वजह से अंदर भी रस्ट लगता जा रहा है, मतलब सारी शीट का ही दबड़दूस होता जा रहा है। सो थस रस्टिंग कंटिन्यूज अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे। और रस्टिंग उस वक्त तक होती रहती है जब तक कि सारा का सारा आयरन इसमें ना कन्वर्ट हो जाए, Fe2O3.NH2O। सो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात की, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की तो बात नहीं कर सके, लेकिन क्रोजन की हमने बात कर ली है, और स्पेशली हमने टॉपिक डिस्कस किया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो आपके दोस्तों को भी रस्टिंग का प्रोसेस आ जाए तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, अगर शेयर कर दोगे तो उनको आ ही जाएगा। आई होप सो अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए काम करूँगा। बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपना तो ख्याल हर कोई रखता है, दूसरों का भी रखना चाहिए। सो कोशिश में हूँ आपका ख्याल भी रखूँ। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन की, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे आप पे फिजिकल मेथड्स। डिफरेंट टेक्निक्स हैं टॉपिक समझाने की मेरे पास, इंशाल्लाह उन टेक्निक्स को यूज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी आपको समझा कि बुक से ही ये बात करवाई जा सकती है, इतना ज़्यादा खपने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता समटाइम्स बोर्ड में, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। ये आपको जो मैंने टॉपिक आज करवाया है ये 2 नंबर या 1 नंबर मस्ट दे के जाएगा आपके बोर्ड में, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड में आप हैं या इवन इंडिया के किसी भी बोर्ड में हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कन्फिगरेबल टॉपिक है, बांग्लादेश हो जाए अगर उनको उर्दू समझ में आती है, और इसके अलावा कोई भी जगह जहाँ पर जो है ये टॉपिक समझा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का बहुत ख्याल करना है, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए और अपने लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।